नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शालिनी है, लेकिन लोग मुझे प्यार से भाभी कहते हैं। वैसे तो भाभी की कोई उम्र नहीं होती है, पर फिर भी मैं बता दूं कि मेरी उम्र 34 साल है और मैं एक छोटे से गांव के 4 कमरों वाले घर में रहती हूँ। मेरे पति संदीप शहर में काम करते हैं और महीने में एक ही बार घर आते हैं। घर की हालत वैसे भी खस्ता है, ऊपर से मैं यहाँ अकेली सब संभालती हूँ। घर के काम, बच्चों की देखभाल और खेत की छोटी-मोटी जिम्मेदारियां। संदीप की कमाई भी बहुत नहीं है, इसलिए ज्यादातर समय पैसों की किल्लत बनी रहती है। एक दिन सुबह-सुबह गीजर ने काम करना बंद कर दिया। नल से ठंडा पानी ही निकल रहा था। ठंड के मौसम में नहाना वैसे ही एक मुसीबत भरा काम है, इसलिए गीजर को ठीक करवाना जरूरी हो गया था। पहले सोचा कि पुराने टेक्नीशियन को बुला लूं, लेकिन वो कई बार आधे अधूरे काम करके चला जाता था। इस बार मैं कुछ नया करना चाहती थी, इसलिए किसी और से पूछताछ की। पड़ोस की बुआ जी ने एक नए टेक्नीशियन का नंबर दिया और कहा, ये लड़का अच्छा है शालिनी, ये काम बहुत ही बढ़िया करता है। दोपहर में जब मैं रसोई के काम निपटा रही थी, तभी वो टेक्नीशियन मेरे दरवाजे पर आ गया। हल्की दाढ़ी, सांवला रंग और 24 से 25 साल का नौजवान। उसका नाम विजय था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, आप ही ने फोन किया था गीजर ठीक करवाने के लिए? उसकी आवाज में अजीब सा अपनापन था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा संकोच भी हुआ। आखिरकार वो एक अनजान आदमी था। मैंने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे अंदर आने का इशारा किया और बोली, हाँ अंदर आओ। गीजर बाथरूम में है। वो अपने औजारों का बैग लेकर सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। विजय ने गीजर को खोलना शुरू किया और मैं दरवाजे पर ही खड़ी, नजरें उस पर गड़ाए, उसके काम को देख रही थी। कुछ देर के बाद उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और बोला, भाभी जी, पानी की मोटर भी चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है प्रेशर की वजह से गीजर काम नहीं कर रहा हो। मैंने हामी भर दी और रसोई से मोटर का स्विच ऑन कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने बाथरूम से आवाज दी, भाभी जी जरा यहाँ आना। मैं अंदर गई तो उसने मुझे पास बुलाकर दिखाया, भाभी जी, आपके गीजर में वायरिंग की भी दिक्कत है। देखिए, ये तार ढीला हो गया है, हाथ लगते ही चिंगारी निकलेगी। लेकिन उस समय वो मेरे इतना करीब आ गया था कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं तुरंत पीछे हट गई और खुद पर काबू पाते हुए बोली, तुम जल्दी से इसे ठीक कर दो और निकलो। विजय मुस्कुराया और बोला, जी भाभी जी, बस 2 मिनट में हो जाएगा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। मैं बाथरूम से बाहर आकर किचन में चली गई, लेकिन उसका चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आया और बोला, भाभी जी, गीजर तो अब ठीक है, लेकिन मोटर में थोड़ी समस्या है। 1-2 दिन में फिर से आना पड़ेगा। मैंने गुस्से से जवाब दिया, तुम लोग हर बार आधा अधूरा काम ही क्यों करते हो? जो भी काम है, अभी खत्म करो। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, भाभी जी, मोटर की एक पत्ती खराब है, उसे लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। मैं खामोश रही और उसे बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन तभी, जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था,
जैसे ही वो अपने बैग के साथ बाहर जाने लगा, बाथरूम की चिकनी सतह पर उसका पैर थोड़ा फिसल गया। खुद को संभालने के लिए उसने दीवार के पास हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ शॉवर के हैंडल पर पड़ गया। छपटप! शॉवर अचानक चालू हो गया और ठंडे पानी की तेज धार सीधे उसके ऊपर गिरने लगी। वो एक पल के लिए ठिठक गया, फिर हड़बड़ाकर शॉवर बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो ठंड से कांपते हुए बोला, भाभी जी, कोई तौलिया मिलेगा? मैंने झल्लाते हुए कहा, तुम बाहर के आदमी हो, खुद का काम खुद ही संभालो, लेकिन अंदर से कुछ पिघल भी रहा था। आखिर वो गलती से ही भीगा था। मैंने रसोई से तौलिया निकालकर उसे दे दिया। उसने शुक्रिया कहते हुए तौलिया लिया और अपने गीले बाल पोंछने लगा। जब वो पानी पोंछ रहा था, तभी मुझे याद आया कि मैं अपने मिर्ची के हाथ उसी तौलिए से पोंछती हूँ, और काफी दिनों से मैंने उस तौलिए को धोया भी नहीं था, और अब मुझे और भी डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसकी आंख में कुछ चला गया और वो दर्द से कराहने लगा। मुझे पता था कि ये सब तौलिए पर लगी मिर्च की वजह से हुआ है। मैं भी घबरा गई और उसके करीब जाकर पूछा, क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया क्या? वो दर्द से आंख मल रहा था। मैंने उसे धीरे से रोकते हुए कहा, रुको, रुको, मलो मत। मैं घबराकर उसके थोड़ा और करीब गई और उसके चेहरे को अपने हाथों से थामा। और फिर मैंने उसके चेहरे को अपनी ओर खींचा, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा लंबा था इसलिए। और फिर धीरे-धीरे उसकी आंखों में फूंक मारने लगी, ताकि उसे राहत मिले। लेकिन जैसे ही मैं फूंक मारने के लिए उसके पास गई तभी कुछ अजीब हुआ। उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए और मेरी कमर को दबाने लगा। पहले तो मैंने सोचा शायद दर्द की वजह से उसने सहारे के लिए ऐसा किया, लेकिन उसके हाथों की पकड़ धीरे-धीरे मेरी कमर को महसूस करने लगी। उस वक्त मेरी सांसें मानो ठहर सी गई। उसकी उंगलियों का हल्का सा दबाव मेरे बदन में एक अजीब सी सहरन पैदा कर रहा था। लेकिन तब मैंने इस सब की परवाह नहीं की, क्योंकि वो मेरी वजह से दर्द में था। उसी दौरान हम इतने करीब आ गए कि मेरी नाक उसके माथे को छूने लगी। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। उस पल में कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि अब वो मेरी कमर को दबा नहीं रहा है, लेकिन दूसरे ही पल मैंने महसूस किया कि अब वो मेरी कमर को सहलाने लगा है, और उसके इस स्पर्श से मेरा दिल बेतरतीब ढंग से धड़कने लगा। मेरे पूरे बदन में मानो हजारों काली चींटियां तेज दौड़ लगा रही हो। लेकिन उस समय उसका दर्द ठीक करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। जब मैं उसकी आंखों में फूंक मार रही थी, तब वह धीरे-धीरे मेरे करीब आने लगा। हम दोनों के बीच का फासला इतना कम था कि जरा सी हरकत से हमारा चुंबन हो सकता था। फिर भी मैं पूरी ताकत से उसके चेहरे को थामे हुए थी, ताकि वो वहीं रुका रहे, जब तक कि मैं उसकी आंख ठीक नहीं कर देती। लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे रोक पाती, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो मेरे इतना करीब आ गया कि उसकी नाक मेरी नाक से छूने लगी। मैं उसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर सकती थी। मैं थोड़ी-थोड़ी बहक रही थी, लेकिन तभी मैं अचानक से पीछे हट गई और गुस्से से बोली, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें अब ठीक हो चुकी है। तुम यहाँ सिर्फ काम करने आए हो, वहीं करो और निकलो। विजय ने शांत स्वर में कहा, माफ कर देना भाभी जी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उस शाम जब बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं ही थी, घर में अजीब सा सन्नाटा था, तभी अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने विजय खड़ा था। अब क्या है? क्यों आए हो?
मैंने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। भाभी जी, सोचा आखिरी बार मोटर चेक कर लूं, ताकि कल कोई दिक्कत ना हो। अगर पानी के प्रेशर में लीकेज हुआ तो आप फिर से परेशान होंगी। सोचा अभी देख लूं, नहीं तो बाद में आपको ही परेशानी होगी। मैंने तिरछी नजरों से विजय को देखा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए सीधे अंदर आ गया। उसके चेहरे पर वही सहजता थी, जैसे उसे यकीन था कि उसकी हरकतें मेरे लिए सामान्य है। मैं मन ही मन झुंझला उठी, लेकिन उससे कुछ कहना अब बेकार लग रहा था। मैंने चाहा कि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके चला जाए। विजय ने मोटर का काम जल्दी निपटा दिया, लेकिन जाने के बजाय वो वहीं खड़ा रहा। मैं समझ गई कि वो कुछ कहना चाहता है। मैंने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाभी जी, अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके कदमों की आहट ने जैसे कमरे की दीवारों को भी सिहरने पर मजबूर कर दिया। विजय, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मेरे पास मत आओ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और तभी, बस एक पल में उसने मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। मेरा दिमाग मानो सुन्न हो गया, लेकिन फिर मेरे शरीर ने जैसे अपने आप प्रतिक्रिया दी और मैंने जोर से छटपटाते हुए उसे अलग करने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके हाथों की गर्माहट मेरी कमर पर महसूस हो रही थी। मेरा गुस्सा और डर दोनों चरम पर थे। मैं बार बार उसे धक्का देती, लेकिन वो जैसे अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। भाभी जी, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देखकर दिल काबू में नहीं रहता। उसकी आवाज में दर्द और चाहत का ऐसा अजीब मेल था कि मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। विजय, देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन मेरी आवाज में उतनी ताकत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मेरे मन में डर था, शर्म थी, और कहीं ना कहीं एक हल्की बेचैनी भी, जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार, मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पीछे मुड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उस समय, मैं उसकी आंखों में पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। वो चोट खाया हुआ नहीं, बल्कि शर्मिंदा था। कुछ पल के लिए कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। वो अपने गाल पर हाथ रखे, सिर झुकाए खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है भाभी जी कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या करूँ? आपको देखकर खुद को रोक नहीं पाता। ये दिल जैसे मेरी सुनता ही नहीं। मैं हांफते हुए कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो टेक्नीशियन जो सिर्फ गीजर ठीक करने आया था, अब मेरे जीवन की उलझनों का हिस्सा बन गया था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत थी? या फिर मेरे अकेलेपन ने मुझे इस ओर धकेल दिया है? अगले कुछ मिनटों तक मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही, लेकिन उसने फिर से खटखटाया नहीं। बस बाहर से उसकी आवाज आई, मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी, गीजर ठीक करने के बहाने ही सही, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं मन ही मन तय कर चुकी थी कि अब विजय को वापस अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, वह फिर आ पहुंचा। वो दरवाजे पर खड़ा था, वही मुस्कान चेहरे पर और हाथ में औजारों का बैग थामे हुए। मैंने दरवाजा खोला तो उसने संकोच भरे लहजे में कहा, भाभी जी, पत्ती लाया हूं। मोटर ठीक कर दूं, फिर चला जाऊंगा।
मैं कुछ देर उसे घूरती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके आने से दिल के भीतर कुछ हलचल सी होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मुझे एक अजनबी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। मैंने उसे अंदर आने दिया। वो सीधा बाथरूम की ओर चला गया, जहां मोटर रखी थी। विजय ने मोटर खोलकर पत्ती बदलना शुरू किया। उसकी आंखें काम में डूबी थी, लेकिन बीच-बीच में वो मेरी ओर देखता, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसकी निगाहों में कोई बुरी नियत नहीं थी, लेकिन उनकी गहराई मेरे भीतर कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस बेचैनी का कारण क्या है। मुझे अंदाजा था कि पत्ती बदलने में समय लगेगा, इसलिए मैं रसोई में बर्तन धोने चली गई। हालांकि मेरे कान उधर ही लगे थे, जैसे हर छोटी सी आवाज पर ध्यान दे रहे हो। तभी उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने बाथरूम से आवाज लगाई। मेरे हाथ रुक गए। मैंने खुद को संयत किया और गिलास में पानी भरकर बिना उसकी ओर देखे बाथरूम में जाकर उसे थमा दिया। वो मुस्कराया। उसकी हल्की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को और भी बेचैन कर गया। भाभी जी, आप गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती हैं, उसने धीमे से कहा। उसके शब्दों ने जैसे मेरे भीतर एक तूफान छेड़ दिया। मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मजाक बंद करो, काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। उसने सिर झुका लिया और वापस अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन के दरवाजे पर जैसे उसकी बातों ने दस्तक दे दी थी। थोड़ी देर बाद, जब वो मोटर ठीक कर रहा था, अचानक एक तार खुलकर मेरी तरफ झपका। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा गए। उसी पल विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। उसके हाथ गर्म और मजबूत थे। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। ध्यान से भाभी जी, ये बिजली का काम है, 1 सेकंड में जान जा सकती है, उसने चिंता भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में इतनी ईमानदारी और फिक्र थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरा हाथ अब भी उसके स्पर्श की गर्माहट से कांप रहा था। हम दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। वह पल जैसे समय से बाहर था। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी नजरों में झांकते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरी फिक्र कर रहा था, लेकिन इस फिक्र के पीछे कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो मेरे दिल को अस्थिर कर रहा था। फिर अचानक, जब वह पानी की पाइप चेक कर रहा था, तो पाइप से तेज पानी का फव्वारा निकला और सीधा मुझ पर गिरा। मेरी साड़ी पूरी तरह भीग गई। ठंड के कारण मेरे शरीर में कंपी शुरू हो गई। भाभी जी, रुकिए, उसने घबराते हुए कहा और तुरंत मेरी तरफ बढ़ा। विजय तुरंत मेरे पास आया और मेरी साड़ी से पानी पोंछने लगा। उसकी उंगलियां साड़ी के कपड़े से टकरा रही थी और हर स्पर्श मेरे दिल में अजीब सी धड़कन पैदा कर रहा था। छोड़ो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे पीछे धकेला और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके मैं कपड़े बदलने लगी, लेकिन मेरा मन बेचैन था। ये कैसा एहसास था? मैं खुद से ही सवाल करने लगी। थोड़ी देर बाद वो पत्ती बदल कर चला गया। रात के करीब 11 बजे थे। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे और घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। पानी की आवाज के साथ साथ मेरे मन में अजीब से विचार चल रहे थे। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने झिझकते हुए फोन की स्क्रीन पर देखा तो विजय का नाम चमक रहा था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। वापस बर्तनों में ध्यान लगाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वक्त किसी से बात करूं, लेकिन उसकी जिद्दी आवाज और परेशान करने वाली हरकतें मेरे मन को खटक रही थी।
थोड़ी देर बाद फिर से फोन की घंटी बजी। मैंने फिर से उसे अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तीसरी बार जब उसने फोन किया, तो मैंने मजबूर होकर फोन उठाया। क्या चाहिए? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैंने थोड़ा कड़क स्वर में कहा। भाभी जी, मैं दरवाजे पर हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज। उसकी आवाज में मिन्नत थी। मेरे मन में कई ख्याल आए। मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा सच्चा भाव था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और कहा, ठीक है, रुको, खोलती हूँ। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वह अंदर आया, मैंने तुरंत दरवाज़ा चुपके से बंद कर दिया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और किसी ने उसे घर में आते देख लिया होता तो फिजूल बातें बनाते। मैंने गुस्से में पूछा, अब क्यों आए हो यहाँ? भाभी जी, बस एक आखिरी बार आपसे बात करने का मन हुआ, फिर कभी नहीं आऊँगा, वादा करता हूँ। उसकी आवाज में सचमुच उदासी थी। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। मैं चाहती तो थी कि उसे एक और थप्पड़ मारूं, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम पागल हो गए हो विजय, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब गलत है? मैंने धीरे से कहा। इसमें गलत क्या है भाभी जी? अगर मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है? वो फुसफुसाते हुए बोला। उस रात मैंने तय कर लिया कि मुझे भी अपने हिस्से की खुशियां चाहिए। आज तक मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीती आ रही थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती थी। उस वक्त विजय कोई अजनबी नहीं लग रहा था। वो मुझे एक ऐसा साथी लग रहा था जिसने मेरी तन्हाई को समझा था। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। फिर जब वो थक हार कर जाने के लिए मुड़ा, विजय की पीठ मेरी ओर थी और मैं उसे जाते हुए देख रही थी। मेरी सांसें अनियमित हो गई थी। जाने क्यों, ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका, तो कोई अनमोल चीज हमेशा के लिए खो दूंगी। रुको विजय। मेरे शब्द धीमे थे, पर उनमें सैकड़ों भाव छिपे थे। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे देखने के लिए मेरा दिल बरसों से तरस रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी सहारे की ओर बढ़ता है। वैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और बिना कुछ सोचे मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक हम वैसे ही खड़े रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैं उसकी धड़कनों को अपनी छाती के करीब महसूस कर सकती थी। उस पल में हम इतने करीब थे, जैसे हमारी रूहें एक दूसरे में घुल गई हों। फिर उसने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों से थामा। उसकी उंगलियां मेरे गालों पर फिसल रही थी और उसकी छुवन से मैं कांप रही थी। लेकिन ये कंपन डर का नहीं था। ये वो एहसास था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। विजय ने अपनी पलकों को हल्का सा झुकाया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। हमारी नाकें एक दूसरे से टकराई और मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। हमारे होंठ इतने करीब थे कि बस कुछ पलों में हम जुड़ सकते थे। लेकिन तभी मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। वो दिन जब मैंने संदीप के साथ 7 फेरे लिए थे। वो वचन, वो जिम्मेदारियां, सब मेरे अंदर गूंजने लगे। मेरी रूह जैसे किसी सपने से जाग गई। मैंने तुरंत अपने हाथ को विजय के होठों पर रख दिया, ताकि उसको वहीं रोक सकूं। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ विजय। मेरी आवाज कांप रही थी। वो ठिठक गया।
उसकी आंखों में ऐसा दर्द उभरा जिसे देख मेरा दिल चीर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सबसे कीमती सपना अचानक टूट गया हो। मैं उसकी बाहों से निकलकर पीछे हट गई। हॉल के कोने में रखे सोफे पर एक गुड्डा पड़ा था। वो गुड्डा जो संदीप ने मुझे शादी के बाद दिया था, वो गुड्डा जो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथी की तरह था। मैं उसके पास गई। उसके पास पहुंचते ही मैंने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और उसे गुड्डे के पीछे छुपा दिया। ये ऐसा था जैसे मैंने अपनी शादी की उस डोर को एक पल के लिए तोड़ दिया हो, जिसने मुझे बांध रखा था। फिर मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन मेरी सांसों में अब भी विजय की खुशबू थी। मैंने अपने बालों को खोल दिया। मेरे लंबे बाल मेरी पीठ और कंधे पर बिखर गए। फिर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया। पल्लू फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसी के साथ मेरी सारी जंजीरें भी टूटकर गिर गई। पल्लू गिरते ही मैंने खुद को काफी हल्का महसूस किया। फिर मैं पीछे मुड़ी और जल्दी से विजय के पास वापस चली गई। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। हमारी नाकें फिर से एक दूसरे से टकराई और फिर से उसकी सांसों ने मेरी सांसों को अपनी आगोश में ले लिया। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। धीरे से मैंने अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। ये मेरा पहला चुंबन था जो मैंने विजय के साथ किया था, या यूं कहूं कि किसी अजनबी के साथ किया था। इससे पहले किसी अजनबी ने मुझे इस तरह नहीं चूमा था। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, ना ही कोई लालच। ये एक ऐसा पल था जहां दो टूटे हुए लोग, दो अधूरी कहानियां एक दूसरे के साथ पूरा होना चाह रही थी। उस चुंबन में सिर्फ प्यार नहीं था, उसमें दर्द, तड़प और सालों की बिछड़ी हुई भावनाओं का संगम था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि मेरी रूह को वो सुकून मिल रहा है जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। मुझे पता था कि ये सब गलत है। मेरे होठों पर सिर्फ संदीप का हक है, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। इस पल में विजय और मैं किसी और दुनिया में थे। एक ऐसी दुनिया जहां न तो कोई जिम्मेदारी थी, न ही कोई बंधन, बस सिर्फ हम थे। उस रात उसकी बाहों में सुकून और अपनापन पाकर मेरी सारी चिंताएं जैसे गायब हो गई। रात भर हम एक दूसरे के करीब रहे और वह पल किसी जादुई दुनिया में बिताए पलों जैसा था। लेकिन 4 बजे मोबाइल का अलार्म बजा और मैंने धीरे से उसे जगाया। उसने थोड़ी झिझक के साथ खुद को तैयार किया और साथ ही मैं भी तैयार हो गई। दरवाजे तक उसे छोड़ते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। जाने से पहले उसने मुझे एक आखिरी बार चुमा और मैं मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, कल फिर कोई बहाना बनाकर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वो चला गया और मैं उस रात की यादों के साथ तकिए में अपना चेहरा छिपाए मुस्कुराते हुए सो गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।